Hello everyone, I am your legal mentor Karan. Welcome to the official channel of Law Prep Tutorials. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की सीरीज की 5th पार्ट होगा, जिसमें आज हम देखते हैं क्या देखेंगे। हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे हम वेरियस फीचर्स आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में हम देख सकते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर एज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एकदम डिटेल्ड में डिस्क्राइब की गई हैं। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को इनिशियली, तो उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स हुआ करते थे एंड 8 शेड्यूल्स। बट विद टाइम एंड आफ्टर अमेंडमेंट्स आज के डेट में हम देखें तो प्रेजेंटली टोटल 448 आर्टिकल्स हैं। अब नंबरिंग के बेसिस पे जाएंगे तो आज भी 395 हैं, बट आप उन्हें काउंट करें इंडिविजुअली, जैसे राइट टू लाइफ 21 है, बट राइट टू एजुकेशन हमारा 21A है, तो ऐसी नंबरिंग आप करेंगे, काउंटिंग करेंगे तो टोटल 448 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड पार्ट्स पहले 22 थे, अमेंडमेंट होके अब 25 हो चुके हैं। शेड्यूल्स इनिशियली 8 थे बट अब 12 हो चुके हैं। अब मेजर रीजंस क्या हैं? 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंट्रीब्यूट करते हैं वो लार्ज साइज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्टली जियोग्राफिकल फैक्टर्स। अब इंडिया इतने अलग अलग जियोग्राफीज में, आप साउथ में जाएंगे आपको अलग ही कल्चर मिलेगा, नॉर्थ में एक अलग कल्चर रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, तो अलग अलग कल्चर्स हैं, एरियाज हमारे पास, स्टेट इतने सारे हैं, तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है हमारे डिफरेंट लार्ज साइज होने का। सेकेंडली हिस्टोरिकल फैक्टर्स। जैसे जब ब्रिटिशर्स आए थे, उनने इंडिया को गवर्न करने के लिए अलग अलग चार्टर्स लेके आए, एक्ट्स लेके आए, उनकी वजह से उन एक्ट्स के भी हमने बहुत सारे फीचर्स लिए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड मेजर फैक्टर आता है कंट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहां से हमने ऑलमोस्ट 250 आर्टिकल्स या सेक्शंस लिए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। थर्ड फैक्टर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे हमारे स्टेट्स के लिए एंड सेंटर के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। फोर्थली लीगल ल्यूमिनरीज, कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी जिसमें 389 मेंबर्स थे ओरिजिनली, लेटर ऑन जब पाकिस्तान सेपरेट हो गया इंडिया से, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बसते हैं 299 मेंबर्स। अब ये मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हमारे एडवोकेट्स ही हुआ करते थे या लॉयर्स थे। इस रीज़न से भी लॉयर्स की लैंग्वेज आप देखेंगे तो डिटेल लिखते हैं, स्पेसिफिक लिखते हैं, क्लैरिटी के लिए एकदम सारे प्रोविजंस को क्लियर करके लिखते हैं, इसीलिए ये भी एक रीज़न है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक लार्ज साइज़ का। चलिए आगे देखते हैं अब हम सेलिएंट फीचर्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर फीचर्स हमने कहाँ से लिए हैं। एक लाइन है, रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम पे कि वी हैव रीड ऑलमोस्ट मोर देन 60 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एंड हर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंपॉर्टेंट और अच्छे फीचर्स लिए हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब इसे आप याद रखना कि मेजर स्ट्रक्चरल साइज तो हमने लिया है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होती है एग्जैक्टली। ऐसे ही हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने कॉन्करेंट लिस्ट एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ही तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। फिर यूएसएसआर से रशिया, प्रेजेंट डे रशिया, उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, तो 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम, फंडामेंटल ड्यूटीज़। वैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने फंडामेंटल राइट्स, ये आप याद रखना, अमेरिकन से लिया था हमने फंडामेंटल राइट, रशिया से लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऐसे आप देख सकते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग चीज़ें ली थी, याद करने के लिए। जर्मनी से हमने लिया था इमरजेंसी प्रोविजंस, तो इसे आपको याद रखना है अच्छे से। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
हम देखेंगे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है या एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका आंसर है इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ। क्योंकि एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहां पे अमेंडमेंट का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इजीली हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं। वहीं पे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं जहां पे अमेंडमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल के लिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्स ऑफ बोथ। अब अमेंडमेंट के लिए हमारे आर्टिकल 368 में 3 प्रोविजंस दिए हैं कि 3 टाइप से अमेंडमेंट कर सकते हैं। कि सिंपल फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट के लिए हम सिंपल मेजोरिटी से किसी भी लॉ को पास कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव लॉज को। वेयर स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट्स में क्या रहेगा, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी लोकसभा में एंड राज्यसभा में बोथ। एंड स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन, ये स्पेशल टाइप का अमेंडमेंट है जहां पे क्या होगा, आपको लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग राज्यसभा में भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टोटल स्टेट्स इंडिया में कितने हैं, 28। अब 28 का 50% स्टेट से ज़्यादा से चाहिए, मतलब हमें मिनिमम 14+ स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से भी इस बिल को पास कराना पड़ेगा। तो ये होता है स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन। ये 3 टाइप के अमेंडमेंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। हम देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडियन गवर्नेंस में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने अडॉप्ट किया, ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को। प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है अमेरिका में जहाँ पे प्रेसिडेंट हेड होता है स्टेट एंड मेजर फंक्शनिंग कंट्री की प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। वेयर एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के हाथ में ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब इसके भी एग्जांपल सेम, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहीं पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट जहाँ पे बना हुआ है उस लोकेशन है वो पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर, इसी वजह से इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस भी कहा जाता है। एक मेजर डिफरेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कि ब्रिटेन में जो हेड रहेगा वो हेरिडिटरी हेड होते हैं, कि किंग क्वीन की फैमिली से ही अगले हेड होंगे स्टेट के मेन हेड। वेयर एज इंडिया में रिपब्लिक प्रेसिडेंट को इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाता है। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट फीचर, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हम इन सारे टॉपिक्स को इंडिविजुअली सेपरेट क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, अभी हम बस सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं एक साथ। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी में कि इंटीग्रेटेड भी है हमारी जुडिशरी ओवरऑल, मतलब हेड में कौन है, सुप्रीम कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट्स, फिर लोअर कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक हायरार्की है हमारे गवर्नमेंट में कि आपका कभी डिस्प्यूट होता है आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, वहाँ से आप अपील करके हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट की अपील आप कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब इसे इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है, फर्स्टली आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो जजेस हैं उनका टेन्योर फिक्स रहता है, वहाँ पे पार्लियामेंट के हाथ में नहीं है कि वो चाहेंगे तो किसी भी जज को रिमूव कर दिया जाए, अनलेस देयर इज अ प्रोसेस फॉलोड फॉर दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। फिक्स टेन्योर रहता है, जो फंड रहते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडीशन ऑफ जजेस इन कंडक्ट ऑफ द जजेस इन द लेजिस्लेचर एंड बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं तो उस कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अब एक डिफरेंस है कि यहाँ पे यूएस में जैसे हम देखते हैं वहाँ पे फेडरल लॉज को एनफोर्स करती है उनकी फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉज को एनफोर्स करती है उनकी स्टेट जुडिशरी, बट इंडिया में ओवरऑल सिंगल लॉ है, उसी को एनफोर्स हमारे सारे कोर्ट्स कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हैं। सो दैट इज वाई आवर इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एज वेल एज ए इंटीग्रेटेड जुडिशरी। चलिए नेक्स्ट फीचर है फंडामेंटल राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक। मेजरली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, बट ओरिजिनली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट आफ्टर
The amendment of 44th in the year of 1978 राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव करके एक स्टैट्यूटरी राइट बना दिया गया। अब इसका मेन रीज़न क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि अब एक स्टेट के डेवलपमेंट में कोई हाईवे जाना है, वहाँ पे किसी पर्सन की प्रॉपर्टी आ जाती है, अब वो राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट ही होता तो इंसान मना कर दे कि वो नहीं छोड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी को, तो फिर वहाँ से हाईवे के जाने में प्रॉब्लम आती, डेवलपमेंट के प्रोसेस में एक रुकावट आती, इसीलिए हमने राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके एक स्टैट्यूटरी राइट बना दिया। अब वो कौन से आर्टिकल में है अभी प्रेजेंटली, आर्टिकल नंबर 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6 हमारे मेजर फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड लास्टली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या है, आर्टिकल नंबर 32 के अंडर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, आर्टिकल 226 के अंडर आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अपने वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। ये है हमारे कुछ मेजर फंडामेंटल राइट्स जिन्हें हमने डिस्कस किया है। और इमरजेंसी के टाइम पे अभी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड किया जा सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। इन 2 आर्टिकल्स को इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपीज हैं आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इन्हीं डीपीएसपी को बोला गया था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि काफ़ी पूछा जा चुका है पेपर्स में। डीपीएसपी का मेन पर्पस क्या है, ये एक वेलफेयर स्टेट को डेवलप करने के लिए है कि जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तो वो डीपीएसपी को लेके इन्हें एनफोर्स करने के लिए लॉ बनाए, बट डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सेबल, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, कि डीपीएसपी का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे। एंड अगर आपको डिफरेंस देखना है तो फंडामेंटल राइट्स स्टेट के ऊपर एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है कि स्टेट की ड्यूटी है उन्हें फुलफिल करना, बट वेयर एज डीपीएसपी आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। अब डीपीएसपी में आपने देखे होंगे अलग अलग डायरेक्शंस दिए गए हैं गवर्नेंस के लिए कि आपको ये सब करना है। वहीं पे आपको याद होगा पहले राइट टू एजुकेशन भी एक डीपीएसपी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अंडर आर्टिकल नंबर 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट जब इंडिया बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स में आया 26 जनवरी को, उसी टाइम पे राइट टू एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट क्यों नहीं बनाया जो कि आज प्रेजेंट डे में है। तो इसके डिफरेंट रीज़न थे, पॉलिटिकल रीजन भी थे एंड इकोनॉमिक रीजंस थे कि उस टाइम पे स्टेट का इतना फंड नहीं था कि वो पूरी पॉपुलेशन को एक फंडामेंटल एक्सप्लिसिटली कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। बट टाइम के साथ हमने 86 अमेंडमेंट जब 2002 में आया, उससे हमने 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप वाले बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया इस अमेंडमेंट के थ्रू। एंड अब राइट टू एजुकेशन एक आर्टिकल है हमारा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये कुछ वो ड्यूटीज़ हैं जो सारे सिटीजन्स के ऊपर, इंडियन सिटीजन्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपको इन्हें फुलफिल करना है। तो इनिशियली ओरिजिनली टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ करती थी, बट अमेंडमेंट के बाद 86 अमेंडमेंट से ही एक 11 फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई, दैट इज़ टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रंस। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम पे नहीं आई थी 26 जनवरी 1950 में, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे हम एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि उस अमेंडमेंट से इतने ज़्यादा चेंजेस लेके आए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सोरेन सिंह कमेटी। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ एग्जिस्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 51A के अंडर में, इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये क्या होता है, ये एक वो फीचर है कि जिसमें इंडियन सिटीजन्स जो भी 18+ हैं उनके पास राइट टू वोट है कि वो हर 5 साल में अपने इलेक्टिव्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर सकते हैं और खुद चूज़ कर सकते हैं। तो राइट टू
वोट हमारा एक स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। एंड चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसी पर्सन को जेल हो जाती है, वो किसी क्राइम के लिए अक्यूज पाया जाता है, गिल्टी प्रूफ हो जाता है, क्या उसके पास राइट टू वोट है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस क्वेश्चन को। तो ओरिजिनली राइट टू वोट सिर्फ 21 प्लस एज ग्रुप के पास हुआ करता था, बट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 1988 में जो हुआ था, उसके बाद से वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया। 21 एज हुआ करती थी, उसे रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया है। तो अभी प्रेजेंटली इंडिया में एनी पर्सन हु इज 18 प्लस कैन वोट फॉर चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर हम देखते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ओनली फॉर द सिंगल सिटीजनशिप। अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है तो सिर्फ इंडिया का सिटीजन हो सकता है, वो किसी दूसरी भी कंट्री का सिटीजन नहीं हो सकता है। बट वहीं पे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो डुअल सिटीजनशिप भी अलाउ करती हैं, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कंट्री, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, रिसेंटली हम पाकिस्तान में भी डुअल सिटीजनशिप का सिस्टम वर्क करता है। तो अमेरिका का देखते हैं, अमेरिका में सारे सिटीजन्स के पास स्टेट यूएसए की सिटीजनशिप तो होती है और उनके स्टेट की भी एक सेपरेट सिटीजनशिप होती है कि उन्हें यूएसए के सेंट्रल बेनिफिट्स भी मिलेंगे एंड जिस पर्टिकुलर स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के बेनिफिट्स भी मिलते हैं पर्सन्स को। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। सिंगल सिटीजनशिप बहुत अच्छी है कि इंसान लॉयल है तो एक ही कंट्री के साथ लॉयल हो, एक ही कंट्री का सिटीजनशिप रहे, एक से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इंडिया हमारा इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर हम डिस्कस करते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है कि स्टेट में कोई इमरजेंसी आती है तो इस टाइम पे स्टेट के पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर्स आ जाती हैं अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने लिए थे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। 3 टाइप की इमरजेंसीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल नंबर 352 के अंडर, स्टेट इमरजेंसी है आर्टिकल नंबर 356 के अंडर एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360 के अंडर में। नेशनल इमरजेंसी हम इम्पोज कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। स्टेट इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं ऑल्सो प्रेसिडेंट रूल, की किसी स्टेट में उनकी गवर्नमेंट, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही है, कोई सी भी पार्टी, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वॉर जैसे सिचुएशन हो जाती है, रिबेलियन हो जाता है, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट में हम प्रेसिडेंट रूल भी इम्पोज कर सकते हैं। थर्डली फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब भी कोई अगर हमारे स्टेट को, सेंटर को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का थ्रेट होता है, इंडिया के पास पैसे नहीं होते हैं अपनी कंट्री को गवर्न फंक्शन करने के लिए, तो फिर हम इम्पोज कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी इम्पोज हुई है या नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर हमारा है 3 टियर गवर्नमेंट की। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस टाइम पे 2 टियर गवर्नमेंट थी, एक सेंटर की गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट की गवर्नमेंट पे। बट विद टाइम हमें रियलाइज़ हुआ कि स्टेट को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, गवर्न करने के लिए 3rd टियर गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की। लोकल गवर्नमेंट को कौन फंक्शन करेगा, वहाँ पे गवर्नेंस कैसे वर्क करेगी, तो उसी के लिए हमने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करते हैं, जो कि था पंचायत के लिए गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। इसके लिए पंचायत के लिए हमारा 11th कॉन्स्टिट्यूशनल 11th शेड्यूल एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है 12th शेड्यूल, जिसमें डिटेल में चीज़ें मेंशन की गई हैं। 73rd अमेंडमेंट भी 1992 में आए थे दोनों अमेंडमेंट। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि म्यूनसिपैलिटीज़ में 3 टाइप की गवर्नेंस होती हैं, एक नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब आपको ये डिसाइड करना है, आपको पढ़ना है कि कितनी पॉपुलेशन के अंडर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी और किस पॉपुलेशन के लिए म्यूनसिपल काउंसिल होगी। इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसे पढ़िए एक बार। तो ये कुछ मेजर फीचर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। अभी इन्हीं फीचर्स को हम डिटेल में भी आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये एक ओवरव्यू था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम आगे की क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए, सजेशंस एंड फीडबैक भी। थैंक यू।